Welcome back, dear students. I'm Pindra Sachin Kadiwal. Welcome you at your and our YouTube channel, that is Chemistry Guruji. So Chemistry Guruji फाउंडेशन पे भाई स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं भाई। आज का टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने भाई डिस्कस कर लिया था, क्या टॉपिक डिस्कस किया था, तो एक बार रिकैप्चुलेशन देख लेते हैं भाई। पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था भाई, जो डाल्टन जी ने लॉ दिया था उसमें क्या क्या कमियां रही है, ड्रॉबैक रही है, और उनके मॉडल को जब रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो रिजेक्ट करने के बाद भाई सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में वर्ड आया था भाई चार्ज, और यानी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, और उसको हमने डिस्कस किया था कैथोड रे ट्यूब और एनोड रेज ट्यूब। तो भाई इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करी थी उसके बारे में, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी चार्ज बाय मास रेशो पे स्टडी किया था, सेम एज एनोड के लिए, और लास्ट में फाइनली हमने एक कंक्लूजन दे दिया था, राइट। सो एक कंक्लूजन मैं कहूंगा दोबारा से जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को देखे, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं भाई, ये टॉपिक का लास्ट पार्ट था और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन्होंने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब कर लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला इस चैप्टर का भाई, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 9 का है भाई, थॉमसन मॉडल। मींस अब तक ये स्टडी हो चुका था कि भाई ये वाले चार्ज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड एक और पार्टिकल है भाई, उसका नाम अभी नहीं बताना है, उसका नाम आप कमेंट करेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रिसेंट ही कमेंट करेंगे आपकी थर्ड पार्टिकल कौन सा होगा, ठीक है। देखते हैं भाई आपकी कितनी जनरल नॉलेज है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड, पहली स्लाइड है हमारी थॉमसन मॉडल के अंदर, ठीक है। तो जे थॉमसन जी ने कब बताया भाई, 1904 में, और उन्होंने क्या बताया भी, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया अपने ही मॉडल के बारे में, दैट इज द, हम बोलते हैं इसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब 1904 में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ये, अब ये क्या भाई, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है इट इज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज एम्बेड होते हैं। एम्बेड समझते हो ना, एम्बेड का मतलब होता है धंसे होना, फंसे होना। तो उन्होंने कहा कि जो एटम होता है भाई, एटम एक पूरा एक तरीके से एक स्फीयर होता है जो बना होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, यानी पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसमें है सारा, ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेड होते हैं, कहीं 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 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पुडिंग होती है, पुडिंग, अब पुडिंग कहां है भाई पुडिंग देखते ही मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि दीक्षांत जी की एक पार्टी वेटिंग में रही है। तो भाई दीक्षांत जी से पार्टी हम बाद में लेंगे, पहले चलते हैं हमारी पुडिंग मॉडल पे, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या था भाई, प्लम पुडिंग मॉडल क्या था कि जैसे पुडिंग के अंदर ये सारा का सारा जितना भी सारा का सारा ये कंटेंट है, ठीक है, ये सारा का सारा एक तरीके का माना जाता है कि ये पूरा एक एटम है पॉजिटिव चार्ज का, और इसके अंदर जो छोटे 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 ये ड्राई फ्रूट्स हैं, जो इसके अंदर ये चॉकलेट्स हैं, इसको माना गया कि ये सीड्स हैं, जो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थॉमसन ने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग बोला था, या बोला था कि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक अ वाटरमेलन। अब वाटरमेलन से कैसे कंपेयर किया भाई उसने एटम को, और क्यों किया, उसने ये अंडरस्टैंड कराने के लिए, दैट मेड यू अंडरस्टैंड कि लाइक वाटरमेलन, जैसे पूरा वाटरमेलन होता है उसमें जो रेड कलर का जो पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड उसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो उसके अंदर एम्बेड हुए होते हैं। तो उसने कहा कि ये नेगेटिव सीड्स की तरह नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेड हुए पड़े हैं। तो ये पूरा मॉडल था थॉमसन मॉडल, ठीक है, जो 1904 में हमारे जोसेफ थॉमसन जी ने दिया था, ठीक है। अब इसमें भाई इन्होंने ये तो बता दिया कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर पूरा पॉजिटिव ही चार्ज है, और कहीं 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 थोड़ी थोड़ी जगह पर नेगेटिव चार्ज एम्बेड है, ठीक है। बट भाई जोसेफ जी भाई अभी तो देख रहे हैं थॉमसन जी भी मेरा मॉडल बहुत अच्छा है, बट क्या हुआ लेटर ऑन जैसे जैसे ही इन्वेंशन या पोस्टुलेट आते गए दूसरे साइंटिस्ट के, उसमें पिछले वाले में थोड़ा सा ड्रॉबैक आता रहा। अब देखते हैं इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या रहा, थॉमसन जी के मॉडल में क्या ड्रॉबैक रहा है, तो डिस्कस करते हुए सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था। सबसे पहला ड्रॉबैक था कि वो नहीं बता पाए भाई न्यूक्लियस के बारे में, या कह सकते हैं कि he would not able to explain
पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के बारे में यानी पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं बता पाए। सेकंड पॉइंट, इनके जो मॉडल्स में जो कमियां निकाली थी वो निकाली थी रदरफोर्ड जी ने। सो वो रदरफोर्ड जी की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सर अभी तक एक्सपेरिमेंट तो बताया ही नहीं है आपने। अरे कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टॉपिक वही करते हैं हम, वो सबसे इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ही वुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन और ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड जी। ठीक है। थर्ड थिंग, भाई वो नहीं बता पाए कि कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है। इट मींस ही फेल्ड टू एक्सप्लेन क्या चीज, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे। सो भाई ये बहुत सारे ऐसे रीजन रहे कि उनके मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया गया और यही इसकी ड्रॉबैक्स थी भाई। ड्रॉबैक्स की वजह से इस मॉडल को पीछे छोड़ दिया कि भाई इसमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं पता लग रही थी पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे हैं, कैसे फिट हुए पड़े हैं और ये किस तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं। तो भाई इस ड्रॉबैक्स को जो कम किया, इसको रिमूव किया हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, और वो कौन थे भाई, मिस्टर रदरफोर्ड जी। सो रदरफोर्ड जी कब आए सबसे पहले देखते हुए एग्जिस्टेंस में। भाई अगर भाई इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं तो कम से कम इनका नेम और सन तो याद कर सकते हैं ना भी कब कब आए। सो 1911 में मिस्टर रदरफोर्ड जी आए और उन्होंने अपना ही एक पोस्टुलेट दिया, ठीक है। बट पोस्टुलेट से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया। तो बता देते भाई गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट क्या है। आई थिंक ये सारा दिख रहा होगा आपको, पूरी पिक्चर दिख रही होगी क्लियरली, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भी। हमारे रदरफोर्ड जी ने, भाई बहुत गुस्सा है अभी गुस्सा क्यों अभी, चलो देख लेते हैं इनका गुस्से का कारण क्या है। लेकिन इन्होंने बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन दी थी, वो वाइटल इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये क्या है इधर, ये एक बॉक्स है, ठीक है। असल में ये बॉक्स नहीं था, ये एक कैविटी थी लेड की, ठीक है। कैविटी का मतलब है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो हर तरीके से एनक्लोज हो और यहां से ओपन था, ठीक है। और इस लेड कैविटी के अंदर उन्होंने क्या रखा, ही पुट हीलियम, ठीक है। हीलियम का जो डबली चार्ज पार्टिकल होता है दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने इस लेड की कैविटी में हीलियम का डबली चार्ज पार्टिकल दैट इज क्या बोला मैंने, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को रख दिया। अब पहला रीजन था कि इन्होंने लेड की कैविटी को लिया क्यों भाई, द रीजन बिहाइंड इट की जो लेड कैविटी है ये अल्फा पार्टिकल्स के जो स्कैटरिंग हो रही है, जो बीम प्रोड्यूस कर रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। मींस आप कह सकते हैं कि देयर इज द नो लॉस ऑफ चार्ज इन द अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग जो हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में ये जो लेड कैविटी है ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल को पुश कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, यहां से जब लेड की कैविटी से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे ये एक डिस्क लगाई हुई है, ठीक है। यहां पर डिस्क किसकी बनी हुई है, ये जिंक सल्फाइड। और ये जिंक सल्फाइड की क्यों लगाई है, आप ये भी पता होना चाहिए भाई। भाई जिंक सल्फाइड की जो ये सेमी एक रिंग दिख रही है आपको, ये लगाने का रीजन था कि ये सारे के सारे पार्टिकल जो भी यहां पर पहुंच रही है, लाइट पहुंच रही है, उसको स्कैटर कर देता है, ठीक है, बैक कर देता है, ठीक है। तो इसके लेने का भी रीजन था। अब एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या असल में, भाई यहां से लेड कैविटी में से जब अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम को पास किया गया, हाईली एनर्जेटिक बीम को, सो यहां पर हमने बीच में एक गोल्ड फॉइल लगा दिया, गोल्ड। अब क्वेश्चन आया होगा भाई ये गोल्ड फॉइल ही क्यों लगाया भाई, हमने यहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम क्यों नहीं रखा। चलो पोटेशियम तो इज हाईली रिएक्टिव, हम नहीं बात करेंगे उसकी। भाई हमने कैल्शियम को या मैग्नीशियम को क्यों नहीं लगाया भाई, हो सकता है हम यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम भी लगा सकते थे, नहीं लगा सकते भाई, ये एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर यहां पर मैंने मैग्नीशियम ले लिया तो भाई जो मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियस है वो जरा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं होगा और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें कन्वे नहीं होगी। तो गोल्ड फॉइल हो गया, ये सिल्वर हो गई है, क्या होगा, इसी तरीके की मेटल्स को हम यूज करते हैं एज अ फॉइल, एक पतली सी लेयर के उसमें, क्योंकि उनका न्यूक्लियस, ये हैवी मेटल्स होते हैं, न्यूक्लियस शिफ्ट नहीं होगा। चलो भाई अब देखते हैं अभी इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। भाई ये गई यहां से, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बहुत ही अच्छी है भाई, तो मेरी अच्छी ड्राइंग के लिए बिल्कुल ना तारीफ कीजिएगा। ये चली गई भाई लाइट, रही है जा रही है सीधी की सीधी,
और जैसे ही ये गोल्ड फॉइल पे जाती है तो इसके बीच में एक नैरो, इसमें से क्या होगा भाई, ये इस गोल्ड फॉइल में से क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी पहले देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट था। सो रदरफोर्ड का जो पहला एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई है देखते हैं भाई। पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्या बताएं भाई, सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का, अल्फा पार्टिकल की बीम को गोल्ड फॉइल पे क्या किया गया, क्या कर दिया गया भाई, गोल्ड फॉइल के ऊपर बिल्कुल प्रोजेक्ट किया गया। सो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी बात करते हैं कि 99.9% केसेस में, मतलब इतने सारे जो अल्फा स्कैटरिंग की जो बीम थी अल्फा की वो पास हो गई। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया गया भाई, दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब इसमें से भाई 99% हो गए तो बहुत रेयर ऐसी थी, 0.01% ऐसी थी, ऐसे केसेस थे जिसमें जो बीम थी स्कैटरिंग लाइट की, द बीम अंडरगोज फ्यू डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब क्या भी, ये लाइट रे जा रही है, यहां पे गोल्ड फॉइल था ये सारा, और गोल्ड फॉइल के बीच में, ये गोल्ड फॉइल है भाई, और गोल्ड फॉइल के बीच में कोई कुछ भी था। ठीक है, अब ये लाइट रे यहां से जा रही है भाई, जाने दो भाई, कौन रोक सकता है, ये गई, और यहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, थोड़ा सा। थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की गई, 1 आउट ऑफ 12,000, मतलब 12,000 में से लगभग एक ऐसी अल्फा की बीम थी विच अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन, विच अंडरगो बैक पाथ। अब ये बैक पाथ का मतलब क्या है, रीट्रेस, यानी 12,000 में से कोई रेयर एक ऐसी थी कि जो अपने पाथ को रीट्रेस कर रही है, मतलब ये लाइट आ रही है, ये फॉइल है, और फॉइल से वापस ये रीट्रेस हो गई, कुछ फ्यू डेविएशन पे गई, कुछ लार्ज डेविएशन पे गई, बट बहुत रेयर ऐसी थी कि जो अपने पाथ को रीट्रेस कर गई। रीट्रेस करने का मतलब क्या है, ये रहा भाई, ये यहां से जा रही थी, फॉइल से टकराई और वापस आ गई। अब सोचने की बात है भाई, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की जो बीम है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वहां से, यानी रिट्रेस कर रहा है, बैक हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है, अपने पाथ को वापस ले रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है अभी, डेफिनेटली यहां पे कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव जो उसको रिवर्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, भाई वापस चला जा भाई, सेम पोल ऑलवेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अभी पॉजिटिव वाली जो रे चल रही थी, ठीक है, बीम चल रही है, रे नहीं बीम, ये बीम चल रही है, तो यहां से रिट्रेस होने का रीजन होगा कि डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम पावरफुल चार्ज देयर एंड विच हैव द सेम चार्ज, जो सेम चार्ज का होगा, जैसा पॉजिटिव इसका चार्ज है तो वहां पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। सो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हो गई थी, और इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला भाई, तो कंक्लूजन देख लेते हैं भाई क्या निकला है। सो इस तरीके से भाई ऑब्जर्वेशन की गई। तो पहला देखते हैं भाई क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा सा मतला कर लेते हैं भाई इसको। ये रहा भाई, सामने पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो अल्फा पार्टिकल था जो मैंने बताया जस्ट अभी आपको, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड फ्यू आर देयर विच अंडरगोज डेविएशन। सो ये डेविएशन हो गया, ठीक है, मोस्टली क्या कर गई भाई, अनडेविएटेड गई है, यानी मोस्टली इसमें से पास कर गई है। तो मोस्टली पास कर गई है भाई, तो यहां से फर्स्ट कंक्लूजन निकला है, पास तब करेगी, पास करने तभी करेगी भाई जब वहां पर उसे रास्ता मिलेगा, खाली स्पेस मिलेगा। तो यानी सारी 99% रेज जो बीम है वो पास कर गई, ठीक है, बीम का 99% पास हो गया। तो पास होने का मतलब क्या है, जो एटम जो फॉइल है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। भाई खाली स्पेस होगा तभी तो उसमें से पास करेगी ना पूरी बीम, ठीक है। 99% बीम तो पास कर गई, 99.9% बीम पास कर गई, यानी जितने भी रेस बन रही थी इस बीम में से वो इसमें से पास कर गई।
अब कुछ इसमें से डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या भाई, सेकंड पॉइंट, अब अल्फा पार्टिकल कैसा था भाई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर वो बेंड करेगा, स्ट्राइक करेगा या डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ को चेंज करेगा, तो डेफिनेटली वहां पर भी एक सेम चार्ज की ही क्या होगा, एक पावर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो भाई सेकंड पॉइंट यहां से पता लगा भी, इफ रे undergoes few and large deflection or deviation, then there must be positive charge exist in it, ठीक है भाई। डेविएट तभी करेगा ना, ये अपने पाथ को कब चेंज करेगा, जब वहां पे सेम चार्ज एग्जिस्ट करता होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बेंड हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की ही वजह से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें से 99% तो हो गई थी, ठीक है, फ्यू रे डिफ्लेक्शन हो गया, डेविएशन हो गया, 1 out of 10,000 भाई जा रही थी, वो अपने पास से वापस रिट्रेस कर गई। सो रिट्रेस करने का मतलब क्या है, 90 से 99 पॉइंट तो हो गया भाई, बहुत रेयर था जो डिफ्लेक्शन भी हो गया, डेविएशन हो गया है, ठीक है। बहुत रेयर ऐसी थी कि जो वापस रिट्रेस हो गई है, तो रिट्रेस तभी होगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा, वो तो हमने बता दिया, बट लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा था कि वो रिट्रेस कर रही है, ठीक है। और इसका मतलब है कि बहुत रेयर केसेस का मतलब है कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया भाई थर्ड पॉइंट, क्या भाई, दिस पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन स्मॉल एरिया और स्मॉल वॉल्यूम इन फॉयल, ठीक है। ये कंक्लूजन निकला भाई। अब ये रहा भाई, ये देखो ये बीम दिखा रखी है, ये यहां गई और यहीं से रिट्रेस हो गई, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से एरिया में कंप्राइज कर रहा है, राइट। चलो भाई ये भी कंक्लूजन पता लग गया। अब इस कंक्लूजन से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, ये तो इन्होंने बता दिया भाई कि ये सारा हुआ है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। 99% पास होगी, इतने परसेंट डेविएशन हो गया, और इतने क्या हुआ, इतना परसेंट रिट्रेस कर रही है पाथ को। अब रिट्रेस कर रही है पाथ को, उससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकल गया भाई, ठीक है। अब कंक्लूजन के बाद भाई देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि भी सबसे पहले थॉमसन आए, उसके बाद फिर रदरफोर्ड जी आए, फिर रदरफोर्ड जी ने ये कंक्लूजन बता दिया, बट इस मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक रह गए, ठीक है। और वो ड्रॉबैक क्या था, देखते हैं भाई। सबसे पहला ड्रॉबैक जो हमारे रदरफोर्ड जी थे, ठीक है, वो एक चीज तो नहीं बता पाए, क्या चीज, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो हमारे रदरफोर्ड से पहले थॉमसन जी भी नहीं बता पाए। दूसरा, उन्होंने बोला कि जब ये एटम है जो सेंटर में एग्जिस्ट, सेंटर में जो क्या है अभी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हमने नाम दिया है भाई न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मींस होल मास इज सपोर्ट टू बी कंसंट्रेटेड एट द स्मॉल वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है भाई, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये हो गया न्यूक्लियस, और हमारे इलेक्ट्रॉन ये चल रहे हैं भाई, ये चल रहे हैं। बट ये कह रहे हैं कि जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, रिवॉल्व करते करते डेफिनेटली इट विल रिलीज एनर्जी, बिल्कुल ठीक है भाई। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब रिवॉल्व करेंगे सो इट लूज एनर्जी, जैसे ही एनर्जी को लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो डेफिनेटली भी क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये भाई चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहां से ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते 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 ये रहा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व कर रहा है भाई, एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, चलता रहेगा। एनर्जी रिलूज करते करते क्या हो रहा है भाई, इसकी जो शेल है, इसकी जो पाथ है वो कम होता जा रहा है। इट मींस दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पाथ है ये बहुत ही पास होता जाता है, ठीक है, यानी इनका जो स्पेस है ये कम हो रहा है, और अल्टीमेटली ये घूमता 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 और एनर्जी रिलीज करेगा, घूमता 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 और एनर्जी रिलीज करेगा। अल्टीमेटली इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एटम,
और इट विल कोलैप्स, और इससे क्या होगा भाई, एटम कोलैप्स हो जाएगा। सो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है भाई कि एक एटम है वो कोलैप्स हो जाए? यानी हम बात करते हैं मैटर की। सो मैटर है भी, उसमें धीरे धीरे मैटर वो खत्म होता जा रहा है अपने आप ही, यानी मैटर के जो एटम्स हैं वो उसके न्यूक्लियस में फॉल करते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अभी मार्कर इसको 10 साल के लिए रख दूं, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में गिरते जाएंगे और ये मार्कर छोटा छोटा होता रहेगा। बट ये स्ट्रेंज थिंग है, ये नहीं हो सकता भाई। सो जो रदरफोर्ड जी थे वो इस चीज को नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, ना वो ये बता पाए कि जब ये न्यूक्लियस है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं, सो रिवोल्यूशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा तो ये पास आते रहेंगे एंड डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड कोलैप्स द एटम, बट इट डज नॉट हैपन एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसा होता नहीं है। सो भाई क्या होता है फिर ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? सो भाई इसको प्रॉब्लम को रिजोल्व किया था हमारे मैक्स साइंटिस्ट ने, और वो कौन है भाई, ये थे मिस्टर बोहर जी। सो बोहर जी कहते हैं भाई मैं हूं, मैंने बताया ये। ठीक है, देखो ये रहे हमारे बोहर जी, इनको फ्लैग भी मिला भी। ठीक है, क्यों कर अभी इन्होंने बताया भी बोहर जो रदरफोर्ड थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक को, और उसके ड्रॉबैक को उन्होंने खत्म कर दिया। और इन्होंने बताया क्या, चलो देख लेते हैं भाई। इन्होंने बताया भाई देयर इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस exist in center of atom where whole mass is supposed to be concentrated। मतलब क्या है भाई इसका, भाई हर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जहां पर इसका मोस्ट ऑफ द मास एग्जिस्ट करता है, और उस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस हमारा। ठीक है, ये हमारा रेड कलर का जो हो गया ये हो गया भाई न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने बताया कि सेकंड पॉइंट कि ये जो छोटे छोटे येलो बॉल दिख रही है आपको, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रिवॉल्व करते हैं, रदरफोर्ड जी की बात हमने मान ली कि ये रिवॉल्व करते हैं। कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर, बट दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट द स्पेसिफिक पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट एट स्पेसिफिक पाथ, और स्पेसिफिक पाथ को उन्होंने बोल दिया शेल, एंड इट इज कॉल्ड शेल, यू कैन से ऑर्बिट और पाथ। इन पाथ को उन्होंने नाम दिया शेल या ऑर्बिट, और ये स्पेसिफिक जो शेल होती है इनको भी इन्होंने एक नेम दे दिया। कैसे भाई, जो सबसे इनर वाली होगी, जो इनर मोस्ट है, इनको उन्होंने नाम दे दिया नंबर 1, दैट इज के शेल, सेकेंड है 2, 3, एंड उसके बाद आएगी हमारी लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास है हमारे सिलेबस में, दैट इज फोर्थ शेल। नाउ इस शेल को इसने एक अदर नेम दे दिया, और वो नेम क्या है भाई, इट इज KLMN। अभी इसको इन्होंने नाम क्यों दिया, किस वजह से दिया भाई, इसको इसलिए नाम दिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया, ये हमारी नंबर 1 शेल होगी, इट इज टर्म एज K शेल, सेकेंड इज L शेल, थर्ड इज M शेल, और इसके बाद जो शेल एग्जिस्ट करेगी वो होगी हमारी N शेल। नाउ इसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं भाई, सर सोचने की बात है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के, बट कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे शेल के अंदर, वो कैसे पता लगेगा भाई, वो पता लगेगा हमारी इस फॉर्मूला से। ये है हमारा 2n²। ठीक है, यहां पर हम n की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, सो यहां पर हमने 1 वैल्यू पुट करी भाई, यानी n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं सो ये हमारी शेल बन जाएगी K शेल। ठीक है, अब n को 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या बन गया भाई 1, तो हमारी K शेल में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, इट इज 2। ठीक है, ऐसे इफ यू टॉक अबाउट 2, नंबर 2, फॉर्मूला हमारा 2n² है, n की वैल्यू पुट करो 2, सो इट बिकम 2² into 2,
नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, यानी हमारी जो एल शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। चलो काउंट कर लेते हैं भाई। ये हमारा के शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2। ये हमारी एल शेल है एंड वी फाउंड इट कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर भाई 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे भाई। सर अगर थर्ड शेल की बात करें भाई, तो थर्ड शेल हमारी होगी भाई, एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3, सो इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 3, यह हो गया 9 इंटू 2 18। यानी हमारी जो एम शेल है, कहां है हमारी एम शेल, बुलाया जाए हाजिर किया जाए, ये हमारी है एम शेल। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन दिस शेल, 18 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लेते भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं हमारी इस शेल में, एन में, सेम एज हमारी एन शेल के अंदर 32। बट यहां से एक प्रॉब्लम राइज होगी आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब कॉन्फ़िगर क्या होता है भाई, कॉन्फ़िगर का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं अंदर बिल्कुल स्टेबली, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम करने वाले हैं भाई। तो थोड़े टॉपिक्स हम दूर जा रहे थे भी, बोहर ने बता दिया भाई, जितने भी जो न्यूक्लियस है उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं बट एज स्पेसिफिक पाथ, and this specific path is called orbit which is termed as KLMN। अब बात करते हैं KLMN की, जो सबसे पहली वाली शेल होती है जिसे हम बोल रहे हैं के शेल, ठीक है। तो के शेल की जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, इसे हम बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या बोलते हैं इसे, लोअर एनर्जी स्टेट। ये हमारी होगी के, इसके बाद एल एम एंड ये हो गया हमारा एन। तो भाई के को हम बोलेंगे लोअर एनर्जी स्टेट। इसे लोअर एनर्जी स्टेट क्यों बोलेंगे भी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा बहुत ही क्लोज है इलेक्ट्रॉन्स के, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड। ये टाइटली बाउंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, सो इट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अगर हम बात करते हैं उसके बाद वाले भाई, उसके बाद वाले हमारे पास एल शेल, तो भाई इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे बट नॉट एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल। भाई के शेल के इलेक्ट्रॉन जितने टाइटली बाउंड होंगे उतने एल के नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे ही एन की बात है अभी, एन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एज कंपेरिजन टू के और एल बहुत ही लूजली बाउंड होंगे, ठीक है। तो यानी क्या होगा, इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएगी हमारी जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली हम रिलीज कर सकते हैं। सो भाई एल शेल की बात करते हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एम की उससे ज्यादा, एन की मैक्सिमम होगी, ठीक है। एनर्जी स्टेट की अगर बात करते हैं भाई, के एल एम एन, सबसे लीस्ट के की, सबसे लीस्ट है भाई के एनर्जी की, उससे ज्यादा एनर्जी एल की, फिर एम की एंड एन की, ठीक है। ये एनर्जी स्टेट रहेगा, एनर्जी स्टेट। अब बात करते हैं भी कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगी कब। भाई एनर्जी हमें पता लगे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो बाहर वाले तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, लेकिन कब करेंगी, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर रहे हैं या बाहर से अंदर जंप कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है भाई अभी तो बताया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, यहां थोड़ा कम बाउंड है, यहां और कम बाउंड है, ठीक है। ये हायर एनर्जी स्टेट है। सो हायर से यानी ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है। जब इस स्टेट से बाहर यानी हायर एनर्जी में जाएगा तो क्या होगा भाई, एनर्जी को क्या करेगा, ये देखो ये है इलेक्ट्रॉन, ये हमारी कौन सी शेल है भाई, ये हमारी है भाई के, ये एल, ये एम, और यहां पे भाई एन होगी। जब हमारा इलेक्ट्रॉन एल से एम में जाएगा तो क्या करेगा भाई, एनर्जी को क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा और ये जंप कर जाएगा
हायर एनर्जी स्टेट में। और इसका अपोजिट भाई, इसका अपोजिट क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है एम में और एल में है, ठीक है। एल से जब ये जाएगा के में, तो भाई क्या होगा, यहां से जब ये लोअर एनर्जी में जाएगा, सो लोअर एनर्जी के लिए, स्टेट के लिए लोअर एनर्जी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा। तो भाई हमेशा याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर, हायर मतलब बाहर वाली, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, it release energy in the form of radiation, in the form of radiation, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एग्जिस्ट करते टाइम एनर्जी कब रिलीज करेंगे और कब एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इसका ऑन द कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें, बाहर से अंदर की तरफ जंप कर रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा। अंदर से बाहर जंप कर रहा है तो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। अभी तो हमने भी स्टडी कर लिया भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो किसके चारों ओर घूम रहे हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के, जहां पे भाई मेनली क्या है, प्रोटॉन है। बट भाई प्रोटॉन के साथ और भी कुछ एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमें पता लगा, लेकिन एक और चीज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। वो क्या है, वो हमारा है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। अब वो कैसा है भाई, वो ऐसे आया भाई 1932 में हमारे जो चैडविक जी हैं, तो चैडविक जी ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सेम ऐसे ही किया, उन्होंने हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड कराया, ठीक है। बॉम्बार्ड कराने के बाद क्या पता लगा भाई, यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो निकल गए, रिलीज हो गए, बट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ साथ देयर इज सम डिटेक्शन ऑफ अदर पार्टिकल विच डू नॉट हैव एनी चार्ज। यानी एक ऐसे चार्ज पार्टिकल निकले जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, और उन चार्ज पार्टिकल को बोला न्यूट्रॉन। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कैसे करा, उसने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, जिस पार्टिकल के ऊपर, उसको अल्फा पार्टिकल हाई बीम के साथ रिलीज कर दिया, एंड फाइनली क्या हुआ भाई, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल, जो न्यूट्रल पार्टिकल थे, इनकी एग्जिस्टेंस का पता चला।